Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the GS365 प्लेटफॉर्म। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार की हम बात करेंगे। हम बहुत डिटेल में चीज़ देखने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा जो लेक्चर रहेगा फंडामेंटल राइट का वो दो पार्ट में रहेगा। फर्स्ट हमारा ओवरव्यू रहेगा, बेसिक डिटेल्स है ना, और उनके बारे में जो आर्टिकल्स हैं कुछ जानकारी आपको दी जाएगी। सेकेंड पार्ट जो रहेगा उसमें हम बहुत डिटेल में देखेंगे, एक एक आर्टिकल का अपवाद एक्सेप्शन जो रहेगा उसे डिस्कस करेंगे और उस आर्टिकल से रिलेटेड जो भी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, वर्डिक्ट हैं, उनको भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। जो दूसरा पार्ट रहेगा वो नेक्स्ट डे आपके साथ शेयर किया जाएगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट का बेसिक इन्फॉर्मेशन। और जो वन डे एग्जाम्स होते हैं उनका फर्स्ट लेक्चर से ही हो जाएगा, लेकिन जो सिविल्स के लिए देखते हैं उनके लिए रहेगा सेकंड लेक्चर वो जरूर करें, बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं, जो वर्डिक्ट्स हैं, वो उसमें मेंशन करूंगा मैं और साथ में कोट भी करूंगा, ठीक है। तो आज का जो रहेगा वो थोड़ा थ्योरेटिकल रहेगा, कुछ फैक्ट उसमें कम रहेंगे, कम इन द सेंस कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है वो उसमें नहीं है आज की डेट में, मतलब आज के लेक्चर में, राइट। तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। तो जब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार की तो हमें समझ में आना चाहिए पहले कि मौलिक अधिकार से संबंधित जो शुरुआत है, स्टार्टिंग हमें कहाँ से देखने को मिलती है कि मौलिक अधिकार का जो फंडामेंटल अधिकार राइट है हमारे, उनकी शुरुआत हमें कहाँ से देखने को मिलती है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार की, तो उनका जो डेवलपमेंट है हमें दिखता है मानव के एवोल्यूशन से, यानी कि मानव के विकास से हम उसको समझ सकते हैं, ठीक है। कि मानव का विकास हो रहा है, मानव विकास करेगा तो मानव क्या करेगा, अपने अधिकारों की मांग करेगा, ठीक है। तो उससे जुड़े हुए कुछ जब क्या होगा, थोड़ी क्रांति होंगी, रेवोल्यूशन होंगे, तो क्या होगा, ह्यूमन और डिमांड करेंगे और सरकार की जो शक्तियां हैं उनको सीमित किया जाएगा, ठीक है। तो स्वतंत्रता की बात की जाएगी, लिबर्टी की बात की जाएगी ह्यूमंस के द्वारा, ठीक है। ह्यूमंस के एवोल्यूशन के साथ साथ ही हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स का एवोल्यूशन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल समझ में आ गया कि मानव का जो विकास है उससे जुड़ा हुआ है हमारे फंडामेंटल राइट्स का विकास, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं हिस्ट्री से और मैं जोड़ के देखूं तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है 1215 में मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा वो डॉक्यूमेंट था जो इंग्लैंड के राजा किंग जॉन ने अपनी जो उनकी जनता थी उसको दिया था, और उन्होंने सुनिश्चित किया था कि आपके जो राइट्स हैं उनको वायलेट नहीं किया जाएगा, और ये जो राइट रहेंगे ये नॉन वायलेबल होंगे, यानी कि इनका वायलेशन नहीं होगा, ठीक। फिर उसके बाद हम देखते हैं 1689 में बिल ऑफ राइट्स को लाया गया, ठीक है। ये भी इंग्लैंड का ही एक डॉक्यूमेंट है जिसमें जो लिबर्टीज है उनका दायरा बढ़ाया गया और इंपॉर्टेंट जो राइट्स हैं उनको भी एड ऑन किया गया। लाइक हम बात करें फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम बात करें प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्ररी रूल, यानी कि मनमाने कानून हो गया, उनके अगेंस्ट क्या होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, लिबर्टीज होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को इसमें एड ऑन किया गया। उसके बाद हमने देखा कि 1789 की क्रांति हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं तो वहां से हमें देखने को मिलता है नेचुरल जस्टिस की बात की जाती है, ठीक है। वहां से समानता की बात निकलती है, वहां से निकलती है बंधुता की बात, वहां से निकलती है। तो क्या है कि वहां से एक बहाव, वहां से कुछ डिक्लेरेशन निकलता है जो आगे जाके ह्यूमन राइट्स मौलिक अधिकार की हम बात करें उनमें एड ऑन होते हैं। फिर हम बात करते हैं आगे अमेरिका जैसे देश, अमेरिका में क्या हुआ, बिल ऑफ राइट्स को लाया गया, ठीक है, जिससे हमारा संविधान भी क्या है, इंस्पायर्ड, हमारे संविधान जो फंडामेंटल राइट्स है वो भी इंस्पायर्ड है। अगर मैं बात करूं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, अभी तक हमने बात की इंग्लैंड की कॉन्टेक्स्ट हो गया, यूएस का कॉन्टेक्स्ट हो गया, अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट में देखने को मिलता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1925, वहाँ हमें फंडामेंटल राइट्स की अधिकार देखने की बात मिलती है, राइट्स देखने को हमें मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करूं 1928 में नेहरू रिपोर्ट को लाया गया था, मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाई गई रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में भी हमें अधिकारों की बात हमें देखने को मिलती है कि हमें ये अधिकार चाहिए, राइट, हमें स्वराज चाहिए, स्वराज की डिमांड थी बेसिकली, राइट। नेक्स्ट सप्रू रिपोर्ट 1945, इन सब रिपोर्ट में, इन सब बिल में हमने देखा कि धीरे धीरे अधिकारों का विकास हुआ है, फंड राइट्स का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है, राइट। तो हमने समझा कि फंडामेंटल राइट का विकास ऐसा नहीं है एक ही विकास हो गया है कि एक दिन में ही क्या हो गया, सपना आया और फंडामेंटल हमने राइट्स लिख दिए, ऐसा नहीं है। जो फंडामेंटल राइट्स है उनका विकास क्रांतियों के साथ, रेवोल्यूशन के साथ, मानव के विकास के साथ धीरे धीरे जुड़ा है, और आज उनको एक बहुत ही एक अलग स्टेज पर रखा जाता है। फंडामेंटल राइट्स को क्या है, जिससे फंडामेंटल राइट्स क्यों लाया गया है, क्योंकि इतिहास में हमने देखा है राज्य क्या है, राज्य बहुत क्रूर था, उसने लोगों पर क्या किया, अत्याचार किया है, ठीक है, लोगों के अधिकारों को वायलेशन किया, लोगों को अधिकार नहीं दिए हैं, उसी की शक्तियों को लिमिट करने के लिए ही राइट्स को लाया गया, फंडामेंटल राइट्स को लाया गया। अगर बात करूं इंडियन फंडामेंटल राइट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स की मैं बात करता हूं तो हम जो भारत के संविधान के मौलिक अधिकार हैं उनको
भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैग्ना कार्टा? क्योंकि मैग्ना कार्टा ही पहला डॉक्यूमेंट था जिसमें सबसे पहले अधिकारों की बात की गई थी, जो किंग जॉन द्वारा अपनी जनता के लिए दिया गया था, और उसमें गारंटी दी गई थी कि आपके ये अधिकार रहेंगे जिनका वायलेशन नहीं होगा। राइट, ठीक है। नेक्स्ट सॉरी, नेक्स्ट अगर बात करें प्रोटेक्शन, तो ये क्या इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है प्रोटेक्शन, लिबर्टी, इक्वलिटी और जस्टिस का। राइट, तो मौलिक अधिकार समानता, न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी क्या करता है? रक्षा करता है। अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे तो क्या होगा? इक्वलिटी नहीं होगी। कुछ लोग अमीर होते चले जाएंगे लगातार और कुछ लोग गरीब होते चले जाएंगे और आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिलेगा। इस तरीके से सामाजिक असमानता होगी। जब सभी बराबर नहीं है तो कुछ धर्म के लोग अपने आप को ऊंचे समझने लगेंगे और कुछ धर्म के लोग अब क्या क्या किया जाएगा? उनको नीचे दिखाया जाएगा और समाज में छुआछूत जैसी कुरीति अच्छी थी वो दोबारा से प्रचलित हो जाएंगी। राइट, ऐसे ही अगर बात करें इंडिविजुअल लिबर्टी, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता कैसे? अगर हम किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अगर हम रोक दें, यानी कि कोई व्यक्ति है, वो कोई चीज़ डेवलप करना चाह रहे हैं, कोई इन्वेंशन करना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? उसको रोक रही है, उसको प्रमोट नहीं कर रही है, तो क्या होगा? नया कुछ करने की जो प्रवृत्ति है उसको क्या होगा? उसको रोका जाएगा। दूसरा, इससे क्या होगा? जो देश में एक क्या होगा? जो देश का डेवलपमेंट होगा उसमें, उसके विकास में क्या है? एक बाधा पहुंचाएगा। एक सेकंड देना। लिंक शेयर किया था भाई टेलीग्राम में, कुछ लोगों तक पहुंच नहीं पाई क्लास, तो सॉरी एंड थैंक यू वेरी मच। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो क्लियर है तक क्या प्रोटेक्शन करता है? लिबर्टी, जस्टिस और इंडिविजुअल लिबर्टी। राइट, नेक्स्ट हमारा है एक चीज और है, बेसिक राइट्स कहां पे दिए हैं? ये दिए हैं पार्ट 3 और इनसे रिलेटेड आर्टिकल है 12 से 35। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट है, इन्हें मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया। इन्हें मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। दूसरा एक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, ये जस्टिसाइबल है। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की तो ये जस्टिसाइबल है, जस्टिसाइबल है। जस्टिसाइबल का मतलब क्या होता है? ये वाद योग्य है। वाद योग्य क्या होता है? यानी कि अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है किसी भी सिचुएशन में तो आप आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यू कैन मूव डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 32। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिस और दूसरे केसेस में पहले आपको जाना पड़ेगा हाई कोर्ट, वहां से अपील लगानी पड़ेगी, देन आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। वो वाला प्रोसीजर यहाँ पे लागू नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो गारंटीड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, गारंटीड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो ये बाय कोर्ट एनफोर्सेबल हो जाते हैं, एनफोर्स किया जा सकता है। ठीक है, गारंटीड है। और क्या गारंटी करते हैं? ये गारंटीड है तो कि आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फंडामेंटल क्या क्या गारंटीड है? फंडामेंटल राइट्स क्या गारंटी करते हैं कि किसी के भी साथ किसी भी आधार पर वायलेशन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यानी कि भेदभाव नहीं होगा किसी भी आधार पर। ठीक है, दूसरा है नेक्स्ट पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल राइट्स को प्रमोट करते हैं। कैसे करते हैं? पॉलिटिकल राइट या फिर हम कर सकते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल राइट्स, तो पॉलिटिकल राइट्स हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे क्या होते हैं कि किसी भी स्पेशल वर्ग का क्या होगा? अनुपस्थित होगा, स्पेशल वर्ग एब्सेंस होगा। सेकंड, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होंगे वो सभी के लिए क्या होंगे? ओपन होंगे। पॉलिटिकल और सोशल लगभग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इसलिए जब मैं पॉलिटिकल पढ़ा रहा हूं तो आपको सोशल की फीलिंग आएगी, लेकिन सिर्फ मैं आपको समझाना चाहता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को कैसे प्रमोट करता है फंडामेंटल राइट।
ठीक है। तो क्या होगा, जो ऑफिस है उस सभी के लिए क्या होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति सरकारी ऑफिस में जा सकता है। सेकंड पॉइंट, इतिहास में आपने देखा है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव होता रहा है, यानी कि आप इस वाले कुएं में पानी नहीं पी सकते क्योंकि इसमें पंडित जी पानी पीने आते हैं। आप इस वाले रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पंडित जी खाना खाते हैं, आप पंडित जी को नहीं छू सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा वाला कॉन्सेप्ट जो था ना, उसको क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है। वो क्या करना, जब ऐसी वाली फीलिंग आएगी तो उनको ऑफिसेस, सरकारी ऑफिसेस, सरकारी रेस्टोरेंट या कुआ तालाबों तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। ठीक है, जो नीची कास्ट के लोग होते हैं, नीची जाति के लोग होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे जो एक आइडिया है कि सभी के लिए सरकारी ऑफिस का खुला होना पॉलिटिकल राइट है, उसका क्या हो रहा है, उसको डिमीन किया जा रहा है, उसको नष्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी सब चीजें ना हो इसलिए क्या दिया गया है, फंडामेंटल राइट। राइट, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, फंडामेंटल राइट क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, और क्या करते हैं फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, उनमें अधिकांश फंडामेंटल राइट्स स्टेट के अगेंस्ट है, स्टेट यानी राज्य के। ठीक है, क्योंकि हम सबको पता है इतिहास में राजाओं ने ही प्रजा के अधिकारों का दमन किया है, राजा ने ही अन्य प्रकार के करों के माध्यम से, प्रशासनिक माध्यम से प्रजा को दबाने की कोशिश की और उसके अधिकारों को कुचला है। ठीक है, यानी कि निरंकुश शासन था, निरंकुश था, यानी कि सब एक ही व्यक्ति का शासन रहेगा, वैसा वाला फील। ठीक है, तो जो अथॉरिटेरियन है यानी कि निरंकुशवादी जो रूल है उसके अगेंस्ट काम करता है, यानी कि टू प्रिवेंट द अथॉरिटेरियन एंड नेपोटिज्म नहीं, वो कुछ सॉरी, वो दूसरा वर्ड होता है, नेपोस्टिक। सिंपल मीन है कि जो निरंकुशवादी शासन है उसको रोकने के लिए, उसकी लिमिट बनाने के लिए ही फंडामेंटल राइट्स को दिया जाता है। ये बात हम कर चुके हैं कि फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करता है लिबर्टीज को, फ्रीडम को। ठीक है, और किसके अगेंस्ट करता है, स्टेट के अगेंस्ट, यानी कि जो लिबर्टीज और फ्रीडम की बात करता है वो किसके अगेंस्ट की बात हो रही है, वो बात हो रही है हमारे स्टेट के अगेंस्ट। राइट, चलो दूसरा, इन्फोर्सिबल बाई कोर्ट, यानी कि इनका वायलेशन होने पर आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, यानी कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ है, ऐसा नहीं है कि आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है तो आप क्या कर रहे हैं, आपको कुछ भी करने का लाइसेंस नहीं मिल गया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है सम फॉर सिटीजन्स सम फॉर ऑल, यानी कुछ फंडामेंटल राइट्स, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ नागरिकों के लिए, किसके लिए, सिर्फ नागरिकों के लिए हैं। लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे भी हैं, फंडामेंटल राइट ऐसे भी हैं जो सभी के लिए है। सभी मतलब इंडियन प्लस फॉरेनर। ठीक है, और ये वाले क्या है, सिर्फ इंडियंस के लिए, जो सिर्फ सिटीजन है उनके लिए। राइट, सस्पेंडेड इमरजेंसी इन आर्टिकल, इसको हम देखेंगे डिटेल में। अब हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। हम यहाँ पे बात करेंगे, पहले कैटेगरीज को देखेंगे कि हमारे पास जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उनको हम डिवाइड कर सकते हैं कैटेगरीज में। ठीक है, तो पहली कैटेगरी आती है हमारी इक्वलिटी की, इसमें 4 आर्टिकल है। फिर फ्रीडम है, इसमें देखो आर्टिकल्स है। अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये बात करता है समानता, ये बात करता है स्वतंत्रता, और ये बात करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, यह धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। नेक्स्ट हमारा सांस्कृतिक और एजुकेशन, सांस्कृतिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट है हमारा संवैधानिक उपचार, यानी कि समानता की कैटेगरी होगी अपने पास स्वतंत्रता की कैटेगरी होगी, शोषण के विरुद्ध कैटेगरी है, धार्मिक स्वतंत्रता की कैटेगरी है, सांस्कृतिक स्वतंत्रता की कैटेगरी है, और संवैधानिक उपचार की कैटेगरी है।
राइट। ये तो हमारे पास ये हो गई कैटेगरीज, इनमें बहुत सारी डिटेल्स हैं। इसमें 4 आर्टिकल्स हैं, 3 हैं, 2 हैं, 3 2, इसमें एक ही है। ठीक है, जब हमको और ओपन करेंगे डिटेल में तो इनके अंदर भी सब आर्टिकल्स हैं। जो मैं बात कर रहा था कि हम डिटेल में समझेंगे, तब मैं बात कर रहा था सब आर्टिकल्स को भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग ओनली द सिंपल पार्ट्स विच आर जनरली गिवन इन द बुक्स, बट हम कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी, तो हमें करना है बहुत डिटेल में। हम नेक्स्ट वीडियोस में बहुत डिटेल में करने वाले हैं इस पार्ट को। सब आर्टिकल्स भी मैं बताऊंगा विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। ठीक है, तो अभी हम कितनी कैटेगरी देख रहे हैं? हमें देखिए 6 कैटेगरी अपने पास है, लेकिन पहले 7 कैटेगरी हुआ करती थी, बट आफ्टर 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 इट इज मेड ए लीगल राइट। यानी पहले एक राइट हुआ करता था जिसे बोलते थे हम संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन 44 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा उसे एक लीगल राइट बना दिया गया। कहां पे? अनुच्छेद आर्टिकल 300A पार्ट 12, यानी कि एक हमारे पास 7th कैटेगरी थी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 1978 के द्वारा क्या कर दिया? ऐसे बना दिया लीगल राइट, लीगल राइट। कहां पे? आर्टिकल 368, सॉरी 368 नहीं, 368 नहीं, 300A एंड पार्ट था इसका हमारा 12। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। तो ये हमारा 44 अमेंडमेंट एक्ट से पहले की बात है, जब हमारे पास 7 कैटेगरीज हुआ करती थी, बट अभी हम देख पा रहे हैं हमारे पास 6 कैटेगरीज हैं राइट नाउ। ठीक है, अब हम थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर देता हूं कि फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो अभी हमने बात की राइट्स को लेकर के कि हमारे पास पहले 7 कैटेगरी हुआ करती थी, अभी हमारे पास कितनी कैटेगरीज है? अभी हमारे पास है सिर्फ 6 कैटेगरीज। तो 7th था वो था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे बना दिया लीगल राइट। तो हम बात करते हैं राइट्स की। राइट्स की हम बात करें तो राइट हमारे पास होते हैं 2 टाइप्स के। राइट्स होते हैं 2 टाइप्स से, एक तो होते हैं फंडामेंटल राइट्स, एक होते हैं लीगल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में आपको सेम चीज वापस दी जाती है, सेम चीज, सेम थिंग्स विल बी रिटर्न। बट जब हम बात करते हैं लीगल राइट्स की, तो लीगल राइट्स में आपको दिया जाता है कॉम्पनसेशन। इसमें आपको सेम चीज वापस नहीं दी जाती है। इसलिए आपको पता होगा कि जब बात करते हैं हम संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी के लिए क्षतिपूर्ति दी जाती है, मुआवजा आपको दिया जाता है, ना कि ऐसा होता है कि आपको जमीन के बदले जमीन दी जाए, आपको वही वाली जमीन वापस दी जाए। ठीक है, तो आपको वही वाली जमीन वापस नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के फीचर की। ठीक है, थोड़ी सी हमने चीज समझ ली थी, पहले हम सब थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं। फीचर की हम बात करेंगे। फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, सॉरी, ठीक है भाई। तो हम बात करेंगे फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स, इट इज गारंटीड, गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि ये संविधान के द्वारा इनकी गारंटीड है कि अगर इनका वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट है कि ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऑल सिटीजन्स के लिए होते हैं, सिटीजन्स के लिए होते हैं सिर्फ, जबकि कुछ फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फॉरेनर हो गया या लीगल पर्सन हो गए। ठीक है, लाइक कोई कंपनीज हो गई, सपोज करो जो भारत में काम कर रही है। ठीक है, कोई कॉर्पोरेशन हो गया, ठीक है, उनको भी होते हैं। यानी कि सम फंडामेंटल राइट्स किसके लिए होंगे? ओनली फॉर सिटीजन्स। ठीक है, लेकिन कुछ क्या होंगे?
सम होंगे, सम एफ आर रिलेटेड टू द ऑल। ठीक है, ऑल में चाहे हम बात करें कोई कंपनी आ जाए, चाहे कॉर्पोरेशन आ जाए, चाहे कोई लीगल पर्सन आ जाए, सबको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो कुछ क्या होगा, कुछ लोगों को मिलेगा, सिटीजन्स को मिल जाएगा, कुछ कुछ क्या होगा, कुछ सभी के लिए रहेगा। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। सेकंड पॉइंट अगर बात करें तो सेकंड पॉइंट है हमारा, इट इज एब्सोल्यूट, सॉरी 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 इट इज नॉट एब्सोल्यूट। तो सेकंड पॉइंट है हमारा, इट इज नॉट एब्सोल्यूट, यानी कि ये एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, इनको क्या कर सकते, बट नेचर इन क्वालिफाइड। अब इस लाइन का क्या मतलब, सिंपल बताता हूं, यानी कि सिंपल मीनिंग अगर हम बात करें कि ऐसा नहीं है कि आप अगर आपको फंडामेंटल राइट है कुछ, ठीक है, आपको सपोज घूमने का अधिकार है, ठीक है, आप तो वो एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं कि आप हर सिचुएशन में घूमते ही रहेंगे। सपोज करो आपको कुछ ऐसी बीमारी से घूमने से क्या है, दूसरे पर्सन को क्या है, हार्मफुल हो सकता है। सपोज टीबी है आपको, ठीक है, आप घूमेंगे, आपको खांसी आएगी और वो उस वायरस से क्या होगा, दूसरे को हार्मफुल होगा। तो क्या हो सकता है कि सरकार आप क्या कर सकती है, गवर्नमेंट क्या कर सकता है, आपको लीगल रेस्ट्रिक्शंस आपके फंडामेंटल राइट्स पे लगा सकती है। इट इज सिंपल मीन, लाइक कोरोना हो गया, लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान आपके फंडामेंटल राइट से क्या होता, उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया था। लाइक कोरोना हम समझ सकते हैं लॉकडाउन, लॉकडाउन क्या होता भाई, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स था, राइट टू मूवमेंट, घूमने का अधिकार, उसको क्या गया था, रेस्ट्रिक्ट किया गया था ऑन द रीजनेबल ग्राउंड। ठीक है, अगर रीजनेबल है या नहीं, इस बात का डिस्कस कौन करता है, डिस्कस करता है सुप्रीम कोर्ट, चेक करेगा। ठीक है, इट विल बी चेक्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक, क्लियर। दूसरा पॉइंट अगर बात नेक्स्ट पॉइंट बात करें हम, तो हमने बात की थी अभी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो मोस्टली क्या है, स्टेट के अगेंस्ट है ना। तो मोस्टली फंडामेंटल राइट है तो क्या है, वो स्टेट के अगेंस्ट है, अगेंस्ट स्टेट। ऐसा क्यों है, क्योंकि इतिहास में हमने देखा है स्टेट ने ही सबसे ज्यादा क्या किया है, मतलब मौलिक अधिकारों का दमन किया है। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड जो फंडामेंटल राइट है वो इंडिविजुअल के भी अगेंस्ट है, यानी कि आपके अगेंस्ट कुछ हुआ है, आपके फंडामेंटल राइट से वायलेशन किया, तो आप भी डायरेक्ट एक इंडिविजुअल व्यक्ति के अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। राइट, तो अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव इन नेचर। नेगेटिव इन नेचर कैसे, यानी कि कुछ जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो उनके रिजल्ट तो पॉजिटिव है लेकिन उनकी भाषा है वो नेगेटिव है। ठीक है, जैसे कि जो हमारा ये है फंडामेंटल, हम बात करें चाहे 16 की बात कर लें, चाहे हम 14 की बात कर लें, चाहे 15 की बात कर लें, चाहे 16 की बात करें, 17 की बात कर लें, 18 की बात कर लें। ठीक है, तो आप देखोगे कि फंडामेंटल राइट्स है वो नो से स्टार्ट होंगे। तो इसका सिंपल मीनिंग कि क्या है, नेगेटिव इन कैरेक्टर है, बट इनका जो रिजल्ट है वो क्या है, नेचर में क्या है, पॉजिटिव है। यानी कि पॉजिटिव इंपैक्ट लाने के लिए ये नेगेटिव बनाए गए हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये था हमारे फंडामेंटल राइट्स के की फीचर। एक और फीचर देख लेते हैं, वो है हमारा अभी आया था, लास्ट था, हाँ ये रहा, नहीं नहीं ये, हाँ ये सस्पेंड इन द इमरजेंसीज, यानी आपातकाल के दौरान क्या होता है, फंडामेंटल राइट का को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो हम डिस्कस करेंगे सस्पेंशन ऑफ द आर्टिकल, सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, emergency, during emergency, during emergency, during emergency। ठीक है, 352। तो ऐसा होता है जब इमरजेंसी लगती है तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड किया जाता है। ठीक है, तो एफआर क्या होते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन दो हमारे एफआर ऐसे होते हैं, दो फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जिनको सस्पेंड नहीं किया जाता है, वो है आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। इनको हम डिस्कस भी कर चुके लास्ट क्लास में। कैन नॉट सस्पेंड,
कैन नॉट सस्पेंड। ठीक है, वहीं हमारा आर्टिकल 19 को भी सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन 19 में क्या है, 19 में क्लॉज है, जो 19 अनुच्छेद है, आर्टिकल 19 है, उसको सस्पेंड कर सकते हैं ओनली नहीं, इस तरह समझो आप, इसे हटा दें पहले। इधर आइए, इमरजेंसी जब हम बात करते हैं, इमरजेंसी, ठीक है, तो टू टाइप होती है, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया और एक्सटर्नल, यानी कि इंटरनल इमरजेंसी हो गई और एक एक्सटर्नल इमरजेंसी हो गई। ठीक है, तो इंटरनल जब भी होगी, इंटरनल के टाइम पे आर्टिकल 19 का सस्पेंशन नहीं होगा, सिंपल। यानी कि जब भी इंटरनल इमरजेंसी होगी, यानी कि कुछ हो गया, कोई रिबेलियन हो गया, कोई विद्रोह हो गया इंटरनली, तो उस समय पे अनुच्छेद 19 का सस्पेंशन नहीं होगा, यानी कि अनुच्छेद 19 को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, उसको निरस्त नहीं किया जाएगा, यानी कि कुछ समय के लिए निष्क्रिय नहीं किया जाएगा, राइट। लेकिन वही अगर बात करें, अगर होता है एक्सटर्नल, यानी कि कोई वॉर हो गया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी लगाई जाती है, एक्सटर्नल फैक्टर के कारण इमरजेंसी लगती है, तो आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है। तो यहां हम दो चीज समझ सकते हैं क्लियर तरीके से कि आर्टिकल 21 और 22 को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, फर्स्ट। सेकंड थिंग, आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर सकते हैं ओनली इंटरनल इमरजेंसी के, सॉरी, एक्सटर्नल इमरजेंसी के साथ, राइट। अगर इंटरनल इमरजेंसी होती है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट फीचर अगर बात करें हम, तो नेक्स्ट फीचर हमारा आता है सेल्फ एग्जीक्यूटरी, यानी कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जो खुद से ही लागू हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नियम बना के लागू किया जाता है। ठीक है, अब यहां तक हमने जो चीज समझी थोड़ा कंक्लूड करता हूं मैं। फर्स्ट हमने बैकग्राउंड जाना, जहां मैंने 1215 की बात की, 1689, 1789, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है, और फिर इंडिया की बात की, ये हमने की हिस्ट्री के बारे में बात। ठीक है, फिर हमने बात की फंडामेंटल राइट्स के फीचर की बात हमने की, एक हमने की फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी के बारे में। हमने ये चीज अब तक क्लास में कवर की है, तीन चीजें टिल नाउ हमने अभी तक आर्टिकल्स नहीं छेड़े हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 तक दिए गए हैं। तो अब हम आर्टिकल्स की तरफ बढ़ेंगे और समझेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल्स में क्या क्या चीजें दी गई हैं, और डिटेल में समझेंगे थोड़ा सा। सब आर्टिकल्स हम नेक्स्ट चैप्टर पर करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास 14 आर्टिकल यहाँ पे दिखा हुआ है। तो हमने जब बात की थी पार्ट 3 में, पार्ट 3 की बात हुई थी, हमने की थी पार्ट 3 और आर्टिकल 12 से 35। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 14, तो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है, यानी कि आर्टिकल 12 में दी गई है स्टेट की डेफिनेशन, कि राज्य क्या होगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ उसके लिए कुछ गाइडलाइंस डाल रखी है कि ऐसे सिस्टम जो जिसमें सरकार की हिस्सेदारी है वो क्या है, राज्य के रूप में आएगा। जैसे विधायिका हो गया, संघ सरकार विधायिका हो गया, संसद जैसे बोल रहे हैं हम। स्टेट लेवल पे क्या हो गया, विधान परिषद, विधानसभा, राइट। लीगल अथॉरिटीज हो गई, चाहे हम बात कर लें एमसीडीज हो गई, पंचायत हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए, है ना, ट्रस्ट हो गए कुछ, ठीक है। और कुछ स्टेटरी बॉडीज होती है, जैसे लाइक सीएनजी हो गया, सॉरी एलआईसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, सेल हो गया, है ना। तो ये सब क्या है, इन सबको सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना है, इन सबको माना है स्टेट। यानी कि आर्टिकल 12 हमें स्टेट के बारे में बताता है कि स्टेट क्या होगा, ठीक है। यानी कि स्टेट की परिभाषा दी गई है आर्टिकल 12 में, अनुच्छेद 12 में। उसी तरीके से हम बात करें तो अनुच्छेद 13 में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 13 बात करता है
लॉ की, नियम की। विधि क्या है? विधि को डिफाइन करेगा आर्टिकल 13, और आर्टिकल 13 ये कहता है कि अगर कोई भी विधि जो फंडामेंटल राइट से असंगत है, कॉन्ट्रडिक्ट है, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक, इनवैलिड, निरस्त कर दिया जाएगा। ये कहता है आर्टिकल 13। यानी कि ऐसी कोई विधि जो मौलिक अधिकार से संगत है, मौलिक अधिकार को प्रभावित नहीं करती है, मौलिक अधिकार को क्या करती है? डिमीन करती है, तो उस विधि को क्या कर देंगे? असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। आर्टिकल 32 बाय सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 बाय हाई कोर्ट। यानी दोनों ही कोर्ट को अथॉरिटी है अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड करने की। ग्राउंड क्या रहेगा? ग्राउंड रहेगा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया या कंट्रावेंशन हो गया, कुछ समझ लो, असंगत, यानी कि फंडामेंटल राइट का वो वायलेशन कर रहा है तो। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 13 में लॉ किसको मानना है, यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद 13 के अकॉर्डिंग विधि क्या है, लॉ क्या है। ठीक है, तो संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून वो क्या है? लॉ। उसी तरीके से विधानसभा कोई कानून बनाएगी तो क्या है? लॉ। उसी तरीके से राष्ट्रपति या गवर्नर कोई अध्यादेश जारी करते हैं तो वो क्या है? वो भी लॉ है। ठीक है, अगर उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, ठीक है, या कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गई, यानी कि होम मिनिस्ट्री हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट तो आ गया अध्यादेश में। ठीक है, ठीक है, तो होम मिनिस्टर ने क्या कर दिया? कोई ऑर्डर निकाल दिया तो वो क्या है? वो भी लॉ है। ठीक है, यहाँ तक कि हमारे समाज की जो कुरीतियां थी, कस्टम रीति रिवाजें हैं, उनको भी लॉ के रूप में माना गया है। और ऐसे लॉ या ऐसी कुरीति या रीति रिवाज अगर मौलिक अधिकार को वायलेट करती है, फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है, या उससे असंगत है, या उनसे कॉन्ट्राडिक्ट हैं, तो क्या होगा? उस विधि को, उस परंपरा को, उस रीति को, उस रिवाज को क्या कर देगा सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग और हाई कोर्ट 226 के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे? अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देंगे। ठीक है, तो ये था बेसिक चीजें जो आपको बतानी थी। अब आएंगे हम आर्टिकल 14 की तरफ। यानी कि हमें पता चल गया 12 में क्या है, 12 हमारा स्टेट है, सेकंड 13 में क्या है? लॉ है, यानी विधि क्या होंगे, और 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, यानी इक्वल बिफोर लॉ, यानी विधि के समक्ष सभी समान होंगे, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गोरा है, चाहे कोई काला है, किसी भी तरीके का, चाहे वो नाटा है चाहे बड़ा है, सभी क्या है? सभी विधि के समक्ष समान हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि हिंदी में अगर बात करें, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी हैपन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ द बर्थ। ये है हमारा आर्टिकल 15। वही अगर बात करें हम आर्टिकल 16 की बात करते हैं, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि जॉब अपॉर्चुनिटी जो बात हो रही है, तो बात हो रही है वो पब्लिक ऑफिस की। यहाँ पे पब्लिक ऑफिस की बात हो रही है, ना कि प्राइवेट ऑफिस की। यानी कि जो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए वो सरकारी या पब्लिक ऑफिस के लिए अपॉर्चुनिटी की बात की जा रही है, प्राइवेट ऑफिस की बात नहीं हो रही है। यानी कि किसी भी सरकारी ऑफिस में सरकारी ऑफिस का जो अपॉर्चुनिटी होगी वहाँ जॉब पाने की, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा? सभी को बराबर अवसर दिए जाएंगे, किसी को भी वहाँ पे क्या नहीं होगा? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सभी को समान रखा जाएगा, किसी के साथ असमानता नहीं होगी। वहीं अगर बात करें हम, नेक्स्ट है हमारा अनटचेबिलिटी, नो टचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी यानी कि हमने इतिहास में देखा है सबने कि छुआछूत जैसी कुरीति समाज में प्रचलित थी, जिसके कारण समाज बहिष्करण जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो ऐसी प्रथाओं को रोकने के लिए भी हमारे संविधान में डेडिकेटेड आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 17। राइट, नेक्स्ट है हमारा टाइटल्स, उपाधि। तो एबॉलिश किया गया टाइटल्स को, जैसे कि इतिहास में होता था कि सर नाइटहुड, टाइगर हिंद, शेर हिंद, या फिर जैसे कि सर, राजकुमारी, महाराजा, ये सब क्या थे? टाइटल्स थे। ऐसे टाइटल्स को अबोलिश किया गया। हालांकि अभी भी टाइटल्स दिए जाते हैं, जैसे कि भारत रत्न, यानी कि एकेडमिक और मिलिट्री एकेडमिक अभी दिए जाते हैं, और वो किसी भी तरीके की अनइक्वलिटी या गैर बराबरी के रूप में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। यानी कि उनसे कहीं भी गैर बराबरी नहीं होती है, और ना ही उनसे कहीं भी आपको सीनियरिटी या फिर प्रिविलेज मिलता है। ठीक है, वो सिर्फ जस्ट क्या है? एक्सेलेंसीज को दिखाती है कि आप इसमें निपुण थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से 22 तक दिया हुआ है। पहले में हमारा क्या? स्पीच, असेंबली, मूवमेंट।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें है एसोसिएशन। नेक्स्ट है हमारा, इसमें हम ऐड कर सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी which was added by the which was added by the 97 Constitutional Amendment Act 2011। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारे इसमें बात करें तो नेक्स्ट हमारा एक आता है मूवमेंट। मूवमेंट आएगा एक, और जब मूवमेंट करेंगे तो हमको चाहिए क्या, रेजिडेंस। रेजिडेंस हो गया। जब रेजिडेंस करेंगे तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए बिजनेस प्रोफेशन। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 की, तो उसमें 6 प्रकार की फ्रीडम्स की बात की जाती है। लाइक देखो, स्पीच, असेंबली, मूवमेंट, मूवमेंट दिया मैंने, एसोसिएशन, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। आप कनेक्ट के थोड़ा समझो कि आपको पहले मिलेगी बोलने की स्वतंत्रता। जब बोलेंगे तो आपको क्या मिलेगी, साथ में आपको असेंबली यानी कि रिप्रेजेंट करना है खुद को। जब खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हो तो खुद को इकट्ठा करना सीखेंगे। जब खुद को इकट्ठा करना सीखेंगे तो आपको क्या करना है, आपको एक सोसाइटी बनानी है, आपको एक क्या है, ग्रुप बनाना है। ठीक है, संघ बनाने का अधिकार हम कहेंगे। ठीक है, तो ये आ गया एसोसिएट कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गई यहाँ से। जब संघ बनाएंगे तो आपको दूर दूर जाना पड़ेगा, दूर जाएंगे, वहाँ जाके धरना प्रदर्शन करना है, अपनी बातें रखनी है। ठीक है, एज ए प्रेशर ग्रुप काम करना है, कुछ भी करना है, तो वहाँ आपको क्या चाहिए, रेजिडेंस चाहिए। ठीक है, जब आप वहाँ पे रहेंगे और आप वहाँ लंबे समय तक आप रहें तो आपको हो सकता है इकोनॉमिक एक्टिविटी नीड पड़ेगी, तो आपको क्या चाहिए, वहाँ पे प्रोफेशन भी आपको मिलेगा। तो आपको अकॉर्डिंग टू आर्टिकल स्पीच, असेंबली, मूवमेंट, एसोसिएशन, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन का क्या मिलता है, लिबर्टी मिलती है, छूट मिलती है, अधिकार मिलता है। राइट, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जब हम बात करते हैं शोषण की, तो हमारे वी हैव डेडिकेटेड आर्टिकल्स। एक मिनट पीछे वो कहाँ रहेगा अभी हमारे, हाँ सॉरी, ये हमें 2 आर्टिकल्स रह गए। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल्स था प्रोटेक्शन फ्रॉम अनफेयर ट्रायल्स, यानी कि जब हम बात करते हैं आर्टिकल 20 की, तो आप इसमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति को दोहरी सजा नहीं मिल सकती एक केस आप। दूसरा, कानून अगर नहीं है किसी समय तो सजा नहीं दे सकती, क्योंकि कानून का ब्रेक होगा तभी क्या होगा, क्राइम होगा और तभी ट्रायल्स होंगे। राइट, दूसरा 24 में आप 24 आवर्स में आपको रिप्रेजेंट करना है मजिस्ट्रेट के सामने। तो ये सब आर्टिकल्स क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द अनफेयर ट्रायल्स के लिए। अरेस्ट वाला, जब आपको अरेस्ट किया जाएगा तो आपको बताया जाएगा आपकी क्या गलती थी, आपको बताया जाएगा, और आपको अपने वकील से मिलने का भी अधिकार होगा। ठीक है, अपने खिलाफ गवाही नहीं देना, वो सब चीज़ें आर्टिकल 20 और 22 में दी हुई है। जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो हम 20(1), 22, 21, 22 इन सबको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अब सिर्फ आप ओवरव्यू लीजिए और समझिए कि आपकी बेसिक फंडामेंटल राइट्स क्या है। टेक्निकलिटी जो होंगी वो सब चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, लाइफ एंड लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, यानी कि आपको जीने का अधिकार है और वो भी गरिमा के साथ, स्वतंत्रता के साथ जीना। ठीक है, तो इसके संबंध में बहुत सारे हमारे डेडिकेटेड सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्स हैं, हम डिटेल में करेंगे। लेकिन समझने की बात यह है कि ये बहुत विशाल, इसका दायरा बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा दायरा है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जीने का अधिकार, जीना किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे। तो उसमें बहुत सारे क्या है, राइट्स हो जाते हैं, उसमें क्या है, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो नो ट्रैफिकिंग, देह व्यापार और नो चाइल्ड लेबर, 2 प्रकार की हम बात की जा रही है। एक तो बलात्कार श्रम हो गया और देह व्यापार हो गया। और जब हम बात करते हैं नो चाइल्ड मैरिज, सॉरी नो चाइल्ड लेबर, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार या काम पर नहीं रखा जाएगा, जो काम कैसे खतरनाक है। ठीक है, इसमें भी हमारे डेडिकेटेड सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है, जहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन है, छूट मिली हुई है, बच्चे ये वाला काम कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट ज़्यादा हो गया, नेक्स्ट है हमारा राइट टू रिलीजन, यानी धर्म की स्वतंत्रता।
तो धर्म से संबंधित जो अधिकार हैं वो हमारे देखें 25 से 28। जब हम बात करते हैं 25 की, तो प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट, दो वर्ड दिए हैं, प्रैक्टिस और प्रोपेगेट, यानी कि आचरण कर सकते हैं और प्रसार भी कर सकते हैं। ठीक है, मैनेज प्रसार कर सकते हैं। 26, नो टैक्स फॉर द रिलीजन, यानी धर्म से संबंधित कोई क्या है, टैक्स नहीं लिया जाएगा। नो फोर्स रिलीजन एजुकेशन सिस्टम, यानी कि ऐसे संस्थान जो शिक्षण संस्थान है, अन्य प्रकार के संस्थान है, उनमें धार्मिक शिक्षाएं क्या होंगी, वैध होंगी। ठीक है, धार्मिक शिक्षा इज नॉट अलाउड इन दैट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपको टैक्स देना पड़े, धर्म के लिए कोई टैक्स नहीं है। आर्टिकल इस बात को कहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कल्चर, जब हम बात करते हैं माइनॉरिटी की, तो उनके लिए क्या है, संस्कृति के रूप में एक अलग सेगमेंट है, अलग कैटेगरी है, जिसमें हम बात करते हैं अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 की, यानी कि आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 की हम बात करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या है, आर्टिकल 29 कहता है कि माइनॉरिटी जो है वो अपने क्या कर सकती है, संस्थाओं का अपनी कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकती है। ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करेंगे, इंस्टीट्यूशन बना सकती है, प्रचार कर सकती है, यानी कि फैला सकती है, स्प्रेड कर सकती है। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड आर्टिकल है उसमें लिखा हुआ है माइनॉरिटीज कैन रन स्कूल, यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं वो स्कूल बना सकते हैं और स्थापना कर सकते हैं और उनको रन भी कर सकते हैं, चला भी सकते हैं, जहां उनके अपने नियम कानून होंगे। हालांकि कुछ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हैं जो बसरूप काम भी करते हैं, उनको हम देख लेंगे फर्दर। राइट, सो अभी के लिए समझिए कि माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए क्या एक्ट है, अनुच्छेद है 29। वहीं दूसरी हम बात करते हैं कि अब माइनॉरिटी क्या कर सकती है, संस्थान की भी स्थापना कर सकती है, इसको चला सकती है विचार में प्रसार के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। ठीक है, तो वो कहाँ दिया हुआ है, आर्टिकल 30 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल टू द राइट टू रेमेडी, संवैधानिक उपचार। यानी कि जब आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग ही सुप्रीम कोर्ट जाते हो, यानी कि जो प्रोसेस है फंडामेंटल राइट्स को बचाने का, वो प्रोसेस खुद में ही क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, दैट इज आर्टिकल 32, और इसीलिए इसे संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपल वे में अगर आपका कुछ सपोज करो एक पर्सन है और उनका क्या हो गया, उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया है और वो सुप्रीम कोर्ट उनको जाना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट चले गए तो वो जाएंगे आर्टिकल 32 के ही अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट वो जाएंगे। राइट, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, जो पीआईएल है उसको एक्सेप्ट करेगा और रिट जारी कर देगा। ठीक है, जैसे कि हैबेस कार्पस मैंडमस। ठीक है, सरसरी क्वेरेंटो, ऐसी और दो भी क्या है, रिट हैं, जिनको हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। ठीक है, तो एक चीज और समझने की है कि ऐसे दो चीज हैं, ऐसे कौन से राइट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स फॉर द सिटीजन और फंडामेंटल राइट्स फॉर ऑल। तो बताइए ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल राइट से संबंधित है और फंडामेंटल राइट हैं जो रिलेटेड हैं टू ऑल, यानी कि फॉरेन भी हो गए उसमें, और उसमें कौन आ सकते हैं, उसमें आ सकते हैं हमारे इंडियन सिटीजन्स भी। ठीक है, दूसरी कैटेगरी क्या है हमारे पास, दूसरी कैटेगरी है हमारे पास जिसमें क्या आ सकते हैं, सिर्फ सिटीजन आएंगे। ठीक है, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिसमें, यानी कि जो आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को प्राप्त है, ओनली वन एंड ओनली सिटीजन्स। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 15। क्या कहता है आर्टिकल 15, डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ। वहीं दूसरा आता है आर्टिकल 16 क्या बात करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। याद रखना पब्लिक की बात हो रही है। ठीक है, थर्ड अगर बात करो, थर्ड क्या है बताइए, थर्ड है हमारे आर्टिकल 19, जो 6 प्रकार की 6 टाइप ऑफ फ्रीडम की बात की गई है, वो सिर्फ किसके लिए है, वो सिर्फ है हमारे ओनली ऑन सिटीजन्स। राइट, वहीं अगर बात करूं मैं नेक्स्ट क्या है, और कौन सा आर्टिकल हो सकता है जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए है, वो है आर्टिकल 21। क्या है 21 में, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार कि ये बहुत, उसका दायरा बहुत ज्यादा है, और जो नए नए अनुच्छेद निकल रहे हैं, नए नए फंडामेंटल राइट्स निकल के आ रहे हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट, वो सब किसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं, वो सब आ रहे हैं हमारे आर्टिकल 21 में। क्लियर,
तो नेक्स्ट हमारा बात करें तो एक और फंडामेंटल राइट है जिसकी हमने बात की थी अभी, कि जो कम्युनिटीज हैं, सॉरी माइनॉरिटीज जो हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, वो क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। यानी कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, अगर वो सिटीजन क्या है, अगर वो भारतीय है तो, यानी कि वो भारतीय सिटीजन है तो ही वो स्थापित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से पर्सन आ रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो इन सबसे बचे हुए जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी रहेंगे, वो क्या रहेंगे, वो रहेंगे इंडियन सिटीजन प्लस फॉरेनर, इन सभी के लिए क्या है, वो एप्लीकेबल होंगे। तो आर्टिकल 14 हो गया, ठीक है, 15 आ गया, 16, 17, ठीक है। तो जो भी इनसे बचे हुए आर्टिकल्स होंगे वो सब क्या है, वो सब राइट्स जो होंगे, अधिकार होंगे, वो सब रिलेटेड होंगे हमारे इंडियन प्लस फॉरेनर दोनों के लिए। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। तो नाउ नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट बचता है वो बचता है कि फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। हम सभी को पता है कि आदिकाल से इतिहास में हमने देखा है कि राज्य ने अपनी नीतियों के कारण जो पिछले वर्ग थे, जो एससीज हैं, जो एसटी हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, उन सबको क्या है, कुचला है, उनके अधिकारों का दमन किया है, राइट। सो तो फंडामेंटल राइट्स से क्या होता है, उनकी जो राइट्स हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनको जो दमन हो रहा था, उनको जो कुछ नहीं मिल रहा था, अब उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है। सो दिस द इंपॉर्टेंस, ठीक है, लिखा हुआ है डिग्निटी और फ्रीडम को प्रमोट करता है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो गरिमा के साथ जीवन अपना व्यतीत कर सकते हैं, उनके पास राइट है, उनको पता है कि अगर मेरे राइट का वायलेशन होगा सो आई कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, राइट। एंश्योर क्या कर रहा है, इक्वलिटी एंड जस्टिस एंश्योर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट, लिमिट कर रहा है पावर को ऑफ द स्टेट, यानी कि इस राज्य की पावर को क्या करता है, लिमिट करता है। ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है, क्लियर। तो क्लियर। सब्जेक्ट दूसरा, एक और लास्ट पॉइंट रह गया, लिमिटेशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस की हम बात करें, यानी कि सीमित, सीमाएं, सीमाएं किस तरीके से हो सकती है। तो मैंने पहले भी डिस्कस किया कि ऐसा नहीं है कि आपको फंडामेंटल राइट्स मिल गए तो आपको लाइसेंस मिल गया टू डू एनीथिंग, यानी कि एब्सोल्यूट नहीं है। तो क्या है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हो सकती है सिक्योरिटी पर्पस के अकॉर्डिंग, लॉ एंड ऑर्डर, मॉरलिटी के आधार पर, ठीक है। ये क्या है, अमेंडेबल है, इनको अमेंड किया जा सकता है, बट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, विच वाज गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ भारती केस 1973, विल बी एप्लीकेबल एज वेल एज दिस पार्ट, यानी आप संशोधन कर सकते हैं, आप इनको कर्टेल कर सकते हैं, आप इन्हें सीमित कर सकते हैं, बट जो मौलिक अधिकार है, जो मौलिक मूल संरचना है, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, यानी कि इट कैन बी सस्पेंड इन द इमरजेंसी, हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप द पॉइंट इज वेरी क्लियर नाउ एंड यू हैव ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग फॉर द फंडामेंटल राइट। कंक्लूजन क्या कर सकते हैं कि अगर हम बात करें एम्पावर करना है सिटीजन्स को, तो क्या है, हमें फंडामेंटल राइट्स देने होंगे। डेमोक्रेसी बचानी है तो क्या राइट्स देने होंगे, ठीक है। अगर आप राइट्स नहीं दो, डेमोक्रेसी क्या हो, डेमोक्रेसी डिक्लाइन कर जाएगी और अपने सिटीजन्स को हम एम्पावर नहीं कर पाएंगे। जब सिटीजन एम्पावर नहीं होगा तो उसके जो नए कुछ करने की प्रवृत्ति होती है, यानी टू डू न्यू थिंग एंड टू गेट द कंट्री अप, जो दिस टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस विल बी गो डाउन, यानी ऐसा जो थॉट प्रोसेस होगा वो क्या होगा, उसको हम क्या करेंगे, कर्टेल करेंगे, उसको कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, डिमीन कर रहे हैं। इवॉल्व विद द कोर्ट रूलिंग प्राइवेसी, ठीक है। एक चीज और है कि कोर्ट के द्वारा क्या किया जा रहा है, अभी कोर्ट की सक्रियता बढ़ रही है और नए नए हमारे मौलिक अधिकारों का कोर्ट डेफिनेशन दे रही है, डिफाइन कर रही है। सिंपल सी बात है, लाइक प्राइवेसी विच इज गिवन बाय आर्टिकल 21A फोर्टोस्वामी केस में दिया गया था, राइट। कोर ऑफ द इंडियन जस्टिस सिस्टम, फंडामेंटल राइट क्या है, कोर ऑफ द इंडियन जस्टिस सिस्टम है, यानी बहुत सारी चीजें फंडामेंटल राइट्स की गतिविधि घूमती हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा और दिस इज द लास्ट स्लाइड। तो आई होप कि आपको एंजॉय आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, and one more information is this: we will start in a new batch for the UP Police Special, and it will be the targeted batch. Thank you.